हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल। गाइस, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर आप लोगों की क्लास 12 की एग्जामिनेशंस को, वो जो आपकी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स है, उनको कैंसिल कर दिया जाए, अगर उन्हें ना लिया जाए तो क्या होगा? क्या आप लोगों ने कभी इस चीज़ पे डीप थिंकिंग की है? मैंने अपने चैनल पे कई सारे ऐसे, एक नहीं गाइस, कई सारे ऐसे वीडियोस डाले हैं जिनमें मैंने बोला है कि क्लास 12 की एग्ज़ाम कैंसिल होना पॉसिबल नहीं है। अगर कैंसिल हो जाती है तो कैंसिल नहीं होना चाहिए, ऐसा मैंने कई वीडियोस में बोला। तो मुझे कई सारे हेट कमेंट्स मिलते हैं कि भैया आप हमारी क्यों ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हो, हमारी जान है तो जहान है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। वहाँ पे आप हर वीडियो के नीचे जाके देख सकते हो, सबसे ज़्यादा कमेंट यही रहते हैं कि क्लास 12 के एग्ज़ाम्स को कैंसिल करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पर मैं फिर भी हर वीडियो में बोलता हूँ कि क्लास 12 की एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? क्या आपने कभी इस पे कभी कोई डीप थिंकिंग की है? देखो यार, मैं अगर बोल रहा हूँ, जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी कंडीशन ख़राब है, इतनी पैंडेमिक की हो रखी है, इसीलिए वो चाहते हैं कि क्लास 12 की जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल कर दी जाए। पर मैं भी अगर बोल रहा हूँ कि कैंसिल नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन ही होना चाहिए, तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा ना गाइज़। आप लोगों में से कई लोगों ने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें गाइज़ आपके साथ आगे फ्यूचर में होने वाली है जो आपने अभी बिल्कुल नहीं सोचे होगे, आप अनजान हो गए ये सारी चीज़ों से। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि क्लास 12th की अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गई तो वो एक बेटर सॉल्यूशन रहेगा हम लोगों के लिए, पर ऐसा नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को एंड तक देखिए, जितना भी हो सकता है। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, ये लंबा ही होगा गाइज़ ये वीडियो, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि मैं आपके बहुत सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूँ रिगार्डिंग योर क्लास 12th एग्ज़ाम्स। क्योंकि ये सारी बातें आप लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ ना कर बैठो, ठीक है? तो आप लोगों से यही क्वेश्चन था मेरा कि क्लास 12th की अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गई तो क्या होगा? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? देखो यार, आपको मैं जो भी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जैसा इस वाली वीडियो में मैं मेरे व्यूज़ बताने वाला हूँ। हर बार मैं बोलता हूँ कि क्लास 12th ऑफलाइन होना चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है? सो ये जो वीडियो में मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इससे कोरिलेट ज़रूर करिएगा। जैसा आप चाहते हो, चलो ठीक है, आप चाहते हो कि क्लास 12 की एग्ज़ाम्स कैंसिल हो, आप उसी डिसीजन पे बने रहो, ठीक है ना? आपका डिसीजन गलत नहीं है, आप चाहते हो तो ठीक है। पर एक बार, जस्ट एक बार, मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको कोरिलेट करना, मेरे नज़रिए से सोचने की कोशिश करना। जैसी मेरी थिंकिंग है, एक बार उस थिंकिंग से भी सोचने की कोशिश करना। तब आपको ये जो वीडियो मेरा बनाने का मोटिव है, इसके पीछे का जो डीप मीनिंग है वो समझ में आएगा। और क्यों मैं बार बार बोलता हूँ कि क्लास 12th एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, वो भी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आपसे बोलूँगा कि एक बार मेरे थिंकिंग से रिलेट करके देखना, मेरे नज़रिए से एक बार सोच के देखना कि क्या मैं सही हूँ या गलत, ठीक है? तो आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट छोटा सा क्वेश्चन। उसका का आप आंसर अपने मन में सोचिएगा। क्वेश्चन ये है कि आपकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, आपके पैर दुख रहे हैं, आपकी कमर दुख रही है, आपके हाथ दुख रहे हैं, आपका सर दुख रहा है। तो आप क्या करोगे? आप हाथ के लिए, राइट हैंड के लिए एक अलग गोली खाओगे, लेफ्ट हैंड के लिए एक अलग गोली खाओगे, पैर के लिए अलग गोली खाओगे, सर के लिए अलग गोली खाओगे, कमर के लिए अलग गोली खाओगे, सारे पार्ट्स के लिए अलग अलग गोली खाओगे, या एक ही गोली, एक पेन किलर लोगे जिससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? आप लोग क्या करोगे? एक एक पार्ट के लिए एक एक गोली खाओगे, या एक पेन किलर लोगे जिससे कि सारा दर्द ठीक हो जाए? इसका आंसर आई होप आप सभी ने सोच लिया होगा। ये क्वेश्चन अजीब सा मैंने क्यों पूछा, ये आपको मैं वीडियो में ही आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों पूछा। इसका आंसर आपने सोच भी लिया होगा, ठीक है? तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप अभी क्लास 12th में हो, आप में से काफ़ी सारे बच्चे क्लास 12th को पास करके कॉलेज पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो क्लास 12th पास करके आगे हायर स्टडीज़ करना चाहता है, कॉलेज पढ़ना चाहता है। उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो क्लास 12th ही उनका मेन आखिरी एम है कि बस 12वीं पास करना है, हो गया। जो 12वीं पास होना चाहता है उनके लिए तो बढ़िया है भाई, भगवान से दुआ करूँगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो ही बेस्ट है, क्योंकि आपको 12वीं ही पढ़ना है, उससे आगे नहीं पढ़ना है। पर जो बच्चों को आगे पढ़ना है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एंड तक देखिए, बहुत ज़्यादा काम की और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आप अभी क्लास 12th में हो, आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे। उनमें से कई स्टूडेंट्स जेई और नीट की तैयारी कर रहे होंगे, पर सारे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से मिनिमम, चलो 80 पकड़ लो या 50 बच्चे पकड़ लो, 50 या 80 ही जेई और नीट की तैयारी करते हैं। बाकी जो 50 है वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगे ना, ठीक है? चलो 50 जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो 50 में से ओनली 25 का सिलेक्शन होता है। चलो 50 में से 30 ने क्लियर कर ली, बट क्लियर करना ही सब कुछ नहीं होता ना गाइस। क्लियर करने के बाद 10 को गवर्नमेंट कॉलेज मिला। जो जेई नीट हो गई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगी, इनकी जो फाइट रहती है ये मेन रहती है गाइस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है? तो 10 को गवर्नमेंट कॉलेज मिला। 50 थे जिनने जेई नीट की तैयारी की, उनमें से 10 को गवर्नमेंट कॉलेज मिला, अपना 20 को प्राइवेट कॉलेज मिल चुका। और बच्चे जो 25, उनकी एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हुई। पर बाकी जो 50 बच्चे बचे हुए थे जिन्होंने जेई और नीट की तैयारी नहीं की, नीट की और जेई की एग्ज़ाम नहीं दी या कॉम्पिटिटिव नहीं दी, वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगे ही ना अपने लाइफ में आगे।
चलो उनमें से 10 ने पढ़ना छोड़ दिया, पर बाकी जो 40 बचे वो भी कुछ ना कुछ करेंगे गाइस लाइफ में आगे। तो जैसा आप जानते होंगे कि अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो ऑलमोस्ट किसी भी कोर्स के लिए, चाहे वो आपका मेडिकल लाइन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी इंजीनियरिंग लाइन से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी एग्रीकल्चर लाइन से रिलेटेड हो, कोई भी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आपको ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है हर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। हर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे मेडिकल के लिए नीट होता है, इंजीनियरिंग के लिए जेई होता है। उसी प्रकार जैसे एमपी में बात करूँ तो एग्रीकल्चर के लिए पीएटी की एग्ज़ाम ली जाती है, उससे आपको पीएटी यानी एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है, उसी से आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं। पर कुछ कुछ ऐसे कोर्सेस होते हैं जहाँ क्लास 12 के बेसिस पे भी गवर्नमेंट कॉलेज दे दिए जाते हैं। पर गाइस क्या गवर्नमेंट कॉलेज ही सब कुछ होते हैं? नहीं ना। गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ के जैसा मैंने आपको बताया 100 में से बस 10 बच्चों को ही मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज। देते तो सब बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम, पर कुछ ही बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ कोर्स लिए हैं, जैसे बीएससी हो गया, फार्मेसी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कुछ इंजीनियरिंग के कोर्सेज पकड़ लो। फॉर एग्जांपल बीएससी के गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज तो अपने एंट्रेंस एग्जाम से उनको अपने बच्चों को सीट दे देता है, पर जो प्राइवेट कॉलेज है बीएससी के, वहाँ पे 12th बेसिस पे एडमिशन मिलता है। 12th का जो परसेंटेज है आपका, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। वैसे ही फार्मेसी की भी बात कर लूँ मैं, तो फार्मेसी भी ये बस एग्जाम्पल के लिए लिए गाइज मैंने, ऐसे बहुत सारे कोर्स है, इतने ही नहीं बहुत सारे कोर्सेस है, ठीक है। लिस्ट नहीं बनेंगी, इतने सारे कोर्सेस रहते हैं, ठीक है। फार्मेसी में भी आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको गवर्नमेंट एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। वही एग्रीकल्चर में भी आपको गवर्नमेंट के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, प्राइवेट में आपका वही 12th बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। फिर इंजीनियरिंग में भी 12th बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में। तो अगर क्लास 12th की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, एग्ज़ाम हुई ही नहीं, मैं वो सारे टॉपिक पे भी आऊँगा, अगर ऑनलाइन हुई पे ओपन बुक हुई तो क्या होगा, पर अभी अपना मेन मोटिव है अगर कैंसिल हो गई तो। अगर एग्ज़ाम कैंसिल ही हो गई तो आपके पास 12th के तो परसेंट रहेंगे ही नहीं गाइस। फिर आप इन कोर्सेज में कैसे एडमिशन लोगे? गवर्नमेंट में तो आप एंट्रेंस दे दोगे, पर हर किसी को तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता ना, तो फिर प्राइवेट में आप कैसे एडमिशन लोगे? तो कई बच्चे बोलेंगे यार इसमें भी हमको एंट्रेंस एग्जाम ली जाएगी। चलो ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम ली जाएगी, गवर्नमेंट वाले अलग एंट्रेंस लेंगे, प्राइवेट वाले अलग एंट्रेंस लेंगे, ऑल राइट। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसने कि नीट की तैयारी की, उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो यार, आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। आप अगर कपड़े लेने जाते हो, डिसाइड करके जाते हो कि यार मुझे ये वाली शर्ट लेना, फॉर एग्जांपल मुझे ब्लैक कलर की टी शर्ट लेना है, ठीक है। आप लेने चले गए, अर्जेंट है गाइस टी शर्ट आपको लेना, वहाँ गए पर दुकान में ब्लैक टी शर्ट तो थी ही नहीं। तो आपने क्या सोचा, यार ब्लैक नहीं है तो चलो कोई और कलर देख लेते हैं, डार्क कलर ही तो लेना था मुझे, डार्क ब्लू देख लेता हूँ, ब्राउन देख लेता हूँ, इसी प्रकार का कोई डार्क कलर देख लेता हूँ। पर आपको कपड़े की तो अर्जेंट ज़रूरत थी, आप खाली हाथ तो नहीं आओगे ना कोई तो कपड़ा लोगे ही ना। वैसे ही बच्चा भी सोचता है। एक बच्चे ने नीट की तैयारी की, उसको श्योरिटी अगर नहीं है कि उसका नीट क्लियर नहीं हुआ, तो सेकंड ऑप्शन तो खुला रखना ही पड़ता है। तो उसी बच्चे ने सोचा कि मैं फार्मेसी में एडमिशन ले सकता हूँ, नीट क्लियर नहीं हुई, एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकता हूँ, या फिर बीएससी में जो एडमिशन ले सकता हूँ मेरा। उसने नीट दी, उसकी नीट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुई, तो फिर अब वो सोच रहा है बच्चा कि मैं फार्मेसी में एडमिशन ले लेता हूँ, फार्मेसी में एडमिशन ले लेता हूँ। पर वहीं उसके दिमाग में बात आती है कि यार अब मुझे एग्रीकल्चर भी मैं जा सकता हूँ, एग्रीकल्चर की फील्ड में भी और बीएससी में भी जा सकता हूँ। अगर नॉर्मली क्लास 12 की एग्ज़ाम हुई, ठीक है, यहाँ से मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर नॉर्मली क्लास 12 की एग्ज़ाम हुई, जैसे होते आ रही है, आपका रिज़ल्ट बना, आपका जो भी आपकी जो मार्कशीट आई, ठीक है, रिज़ल्ट आया आपका, आपकी 80 90 70 60 जितने भी परसेंटेज हुए, ये बच्चे ने नीट दिया, नीट तो क्लियर हुई नहीं, तो ना आगे जाके काउंसलिंग्स होती है। जैसे जो फार्मेसी हो गई, आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उस पर आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। पर प्राइवेट कॉलेजेस में हाँ काउंसलिंग अटेंड करना पड़ता है। फार्मेसी की जो काउंसलिंग उस वो भी परसेंटेज बेसिस पे ही होती है, एग्रीकल्चर की भी परसेंटेज बेसिस पे होती है और बीएससी की भी परसेंटेज बेसिस पे। तो अगर एक बच्चा जिसने नीट दे दिया, उसकी नीट क्लियर नहीं हुई, पर उसके पास 12th की जो आंसर शीट जो मार्कशीट थी उसकी वो रखी है, उसके पास 12th का 1% है, तो वो बाकी जितने सारे कोर्सेस है उनमें 12th बेसिस पे एडमिशन ले सकता है। नॉर्मल उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो जाएगा, फॉर एग्जांपल चाहे तो फार्मेसी की भी काउंसलिंग अटेंड कर सकता है, एग्रीकल्चर की भी और बीएससी की भी। फिर तीनों में से जो बेस्ट कॉलेज उसे मिलता है वो उस स्ट्रीम में जा सकता है। अब यहाँ से मेरा बोलने का मतलब बहुत सारे बच्चे अभी से ही समझ चुके होंगे। पर अगर आपकी क्लास 12th की एग्ज़ाम हुई ही नहीं, समझ गया ना, जैसा आप चाह रहे हो कि क्लास 12th की एग्ज़ाम कैंसिल ही कर दी जाए, ली ही ना जाए, हमको जनरल प्रमोशन दे दिया जाए, हमको पास कर दिया जाए, चलो ठीक है। अब तो आपके पास पास कर दिया जाए, पर आपको किस बेसिस पे पास किया? कुछ भी नहीं, परसेंट तो है ही नहीं आपके पास, तो फिर ये काउंसलिंग कैसे होगी?
जब किसी बच्चे के पास परसेंट ही नहीं रहेगा तो काउंसलिंग्स कैसे होगी? आपको ये जो कोर्सेस है प्राइवेट कॉलेजेस के, फॉर एग्जांपल फार्मा, एग्रीकल्चर, बीएससी, इनमें एडमिशन दिया कैसे जाएगा? किस बेसिस पे एडमिशन दिया जाएगा? तो आप लोग बोलोगे यार भैया यहाँ पे भी हमारी एंट्रेंस एग्जाम लेनी चाहिए, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम लेना चाहिए। जैसे जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो अपने कोर्सेज के लिए एंट्रेंस ले रहे हैं, फार्मेसी वाला गवर्नमेंट कॉलेज अपने लिए एंट्रेंस ले रहा है, तो प्राइवेट वाला क्यों नहीं ले सकता? तो अब यहाँ से ना एक बात मुझे बताना, ठीक है, अगर आपने ट्वेल्थ दे दी तो उस परसेंटेज के बेसिस पे आप तीनों कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। तीनों नहीं, कई 100 कोर्सेज है, इतनी लंबी लिस्ट बन सकती है कि ख़त्म ना हो कोर्सेज। इतने कोर्सेज है जिसमें आप एक ट्वेल्थ की एग्ज़ाम के परसेंटेज के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, पर एग्ज़ाम हुई ही नहीं। और ये जो सारे कोर्सेज है इनने भी अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराई, तो यही बच्चे को 3-3 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फार्मेसी वाला अपनी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएगा, एग्रीकल्चर वाला अपनी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएगा, बीएससी वाला अपनी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएगा। जहाँ मेरा काम अभी आपको समझ में आएगा, वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपको 100 जगह दर्द हो रहा है तो तुम एक दवाई खाओगे या 100 जगह के लिए एक एक अलग अलग दवाई खाओगे? तो जब आपका काम एक ही गोली से हो रहा है, एक गोली लेने से आपके सारे दर्द ठीक हो रहे हैं, तो आप क्यों 100 गोली खाओगे यार? ऐसा ही केस यहाँ पे भी है। जब एक अकेली ट्वेल्थ की एग्ज़ाम देने से आप इतने सारे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो रहे हो, तो अपने ही पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारना चाहते हो? अगर क्लास ट्वेल्थ एग्ज़ाम कैंसिल हो गई ना, अगर आपको लग रहा होगा तब आप बोलोगे यार क्या गवर्नमेंट है, हमारी एग्ज़ाम कैंसिल कर दी, हमको पास कर दिया, वाह वाह वाह। पर जब कॉलेज लेने जाओगे, इतनी डीप थिंकिंग ना आपने कभी की नहीं होगी, तो आप वही गवर्नमेंट को गाली दोगे कि यार क्या हो गया, क्योंकि ट्वेल्थ के मार्क्स आपके पास रहेंगे नहीं। अगर आपको फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो उसकी एंट्रेंस अलग दो, एग्रीकल्चर में लेना है तो उसकी भी एंट्रेंस देना पड़ेगा, बीएससी में लेना है तो उसकी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जहां आपका एक ही एग्ज़ाम से 100 कोर्सेज में एडमिशन पॉसिबल था, वहीं आपको अब 100 कोर्सेज के 100 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। समझ गया मेरी बात को? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम कभी कैंसिल ना हो, ठीक है। ऑनलाइन और ओपन बुक पे भी मैं आगे डिस्कशन करूँगा, पर आप लोगों से जो मेन मोटिव है एग्ज़ाम कैंसलेशन का, तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्यों नहीं चाहता था कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो। समझ गए ना? इसीलिए मैंने आपको वो गोली वाला भी एग्जाम्पल दिया था। भाई जब आप एक एग्ज़ाम दे के, एक 12वीं की परीक्षा दे के 100 कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, हर जगह बस आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना है, काउंसलिंग अटेंड करना है, परसेंटेज बेसिस पे आपको कॉलेज मिल सकता है। अगर कैंसिल हो गई तो फिर हर कोर्स के लिए आपको एक एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये तो बस जस्ट मैंने एग्जांपल लिया था कि फार्मेसी वाला, पूरी फार्मेसी जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल फार्मेसी के 10 कॉलेज है, मान लो एग्जांपल ले लो कि फार्मेसी के 10 कॉलेज है। चलो अगर 10 के 10 कॉलेजेस ने बोल दिया कि चलो हम मिला के एक एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लेते तो ठीक है, तो भी ठीक है। आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 10 कॉलेज है, 10 में बनती ही नहीं है। 10 कॉलेज के अलग अलग सारे सारे कॉलेज अपना अपना एग्ज़ाम लेंगे, तो फिर आप, चलो आपका डिसाइडेड है कि मुझे फार्मेसी ही करना है, समझ गए, आपको फार्मेसी ही करना है, डिसाइडेड है, ऑलराइट। ट्वेल्थ के परसेंट आपके पास है नहीं क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गई थी। फिर आप चाहते हो कि फार्मेसी के अब इतने सारे कॉलेज है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और कॉलेजेस ने भी अपनी एंट्रेंस मतलब कॉमन एंट्रेंस नहीं ली, सारा कॉलेज अपने अलग अलग एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो फिर किस किस कॉलेज की एग्ज़ाम दोगे यार? एक एडमिशन के चक्कर में आपको 10 परीक्षाएं देना पड़ेगा। जहाँ काम आपका एक एग्ज़ाम से हो सकता है, पूरे काम एक एग्ज़ाम से हो सकते हैं, उसकी जगह पे आपको 10 एग्ज़ाम देना पड़ेगा आगे जाके। सो बताओ कि क्या बेटर है? विच इज़ द बेटर ऑप्शन? विच शुड यू ट्राई? शुड यू गिव वन एग्ज़ाम ऑफ क्लास ट्वेल्थ और अदर यू शुड मूव फॉर मैनी एग्ज़ाम्स? कौन सा एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा? कहाँ जाना चाहिए आपको? तो आप लोग अभी मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या चीज़ सही है, अकेली ट्वेल्थ की एग्ज़ाम देके 100 कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाना, या फिर ट्वेल्थ की एग्ज़ाम छोड़ के 100 एग्ज़ाम्स को देना? क्या सही है? आप लोगों पे है गाइस अब चॉइस। मुझे जितनी मैं डीप थिंकिंग कर सकता था ना गाइस, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, बिकॉज मैंने सारी काउंसलिंग्स अटेंड किए, चाहे वो परसेंटेज बेसिस पे हो जाए, फार्मेसी हो जाए, एग्रीकल्चर हो जाए, ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग अटेंड की और बहुत पास से देखा ये सारी चीज़ों को, इसलिए मैं नहीं चाहता था। अगर आपकी एग्ज़ाम कैंसिल हो गई ना गाइस, बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को, और मैं नहीं चाहता कि मेरे फ्रेंड्स को ऐसी सारी दिक्कत हो, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली देख के आ चुका हूँ ये सारी चीज़ों को, इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो आप बताओ गाइस कि कौन सा रास्ता सही है? अगर आपकी नॉर्मली बढ़िया क्लास ट्वेल्थ की एग्ज़ाम हो गई तो यार सब कुछ पॉसिबल है। और अगला क्वेश्चन आता है यार गाइस, चलो भैया बोला, आप बोलोगे भैया चलो हम समझ गए कि क्लास ट्वेल्थ की एग्ज़ाम कैंसिल होना पॉसिबल नहीं है, पर ओपन बुक तो हो सकती है, ऑनलाइन तो हो सकती है, जैसे छत्तीसगढ़ में हो गई, छत्तीसगढ़ में ओपन बुक अनाउंस कर दिया। गाइस अगर आपको कोई छत्तीसगढ़ में दोस्त है ना, जो अभी छत्तीसगढ़ बोर्ड में है क्लास ट्वेल्थ में, और इस साल जो ओपन बुक एग्ज़ाम उनने करवाई है वो दे रहा है, तो उसको ना गाइस आगे एडमिशन लेने में कितनी दिक्कत होगी ना, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा छत्तीसगढ़ का डिसीजन, पर बहुत बेकार है सही बताऊँ तो। आप एक नॉर्मल सी चीज़ बताओ मेरे को, अगर मैं आपको 5 दिन के लिए पेपर दे दूँ,
5 दिन के लिए आपको पेपर दे दूँ और बोलूँ कि बेटा ये 5 पेपर है तेरे पास 5 दिन टाइम है, इसको कर। मैं नहीं देखने वाला कि आप कैसे कर रहे हो, आप कर रहे हो या नहीं, कि किसी से लिखवा रहे हो, मैं कुछ नहीं देखने वाला। 5 दिन बाद मेरे को ला के दे देना। सो यार, जो बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता, साल भर कुछ नहीं पढ़ा होगा उसमें, और जो बच्चे ने साल भर पढ़ा है और उसमें क्या डिफरेंस बचेगा? 5 दिन का टाइम दोनों के पास है, दोनों के पास किताबें है, दोनों के पास इंटरनेट है, सब कुछ है, दोनों बढ़िया पेपर लिखेंगे, ला के दे देंगे। पर यहाँ पे ना गाइज लॉस उन बच्चों का है जिनने बहुत पढ़ा था। यहाँ ऐसी कंडीशन में वो बच्चे आगे कई बार बढ़ जाते। जस्ट एन एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल छोटा सा, कि आपका और आपका दोस्त है, आप और आपका दोस्त है। आप जानते हो कि आपको ज़्यादा आता है, आपका दोस्त भी जानता है कि आपको ज़्यादा है, अच्छा आता है, आप पढ़ाई में अच्छे हो, पर आपकी एग्ज़ाम जो है वो ओपन बुक हो गई। ओपन बुक हो गई, आपको दोनों के पास टाइम था घर ले जाके पेपर लिखने का। आपके दोस्त ने लिखवा लिया किसी दूसरे से, आपने भी आंसर सही लिखे, उसने भी आंसर सही लिखा, पर बाय चांस ऐसा मान लो कि यार 85 उसके बन गए और 80 आपके बन गए। वो बंदा आपसे आगे निकल गया। आगे आप कॉलेज एडमिशन लेने चले गए, तो उन कॉलेज वाले ने बोला कि हम 85 वाले को ले गए, 85 वाले को ले गए, उसका एडमिशन हो गया और आप वहीं रह गए। समझे मेरी बात को? ये जो ओपन बुक हो गया, ऑनलाइन एग्जाम्स हो गए, इससे ना गाइस ट्रू रिजल्ट नहीं निकल के आएंगे। जो आपकी सच्ची मेहनत है और जो सही रिजल्ट आना चाहिए था, जो ऑफलाइन एग्जाम में रिजल्ट आते हैं, वो रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। और ऐसे में लॉस उन बच्चों का होगा जिनने पढ़ा है, उनके हाथों से जो अपॉर्चुनिटी है, उनकी जो मेहनत है, उसकी अपॉर्चुनिटी छिन जाएगी, कोई दूसरा उठा के ले जाएगा उनके हिस्से की अपॉर्चुनिटी। एक और एग्जांपल दूंगा, जैसा कि आप एमपी बोर्ड में हो, ठीक है, एमपी बोर्ड के ही मेरे सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो एमपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, आप जानते होंगे कि एमपी बोर्ड में अच्छे परसेंट बनाने वाले को 25,000 रुपये दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा तो नहीं है। अब गवर्नमेंट भी ये चीज़ तो बड़े आराम से जानती है गाइस कि ओपन बुक या ऑनलाइन एग्जाम हुए तो सच्चे रिजल्ट नहीं आने वाले, जो सच्ची मेहनत है वो सामने नहीं आने वाली, क्योंकि वहाँ कोई इन्विजिलेटर नहीं रहने वाला, कुछ नहीं। तुम कैसे लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो नहीं या नहीं लिख रहे हो, किसी और से लिखवा रहे हो, बुक से देख रहे हो, इंटरनेट से लिख रहे हो, कहाँ से लिख रहे हो, उनको कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो आप ये बताओ, जब नॉर्मल एग्ज़ाम होती थी, इसलिए शिवराज मामा जी आपको पैसे देते थे, 25,000 रुपये दिए जाते थे। जब उनको खुद को पता है, अगर आपने कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराया, ठीक है, आपने कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करा दिया और उसका आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देने वाले हो, 10 टीमें हैं, उसमें से 3 टीम को आप प्राइज़ देने वाले हो, अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले को, टॉप 3 को। यार पर कंपटीशन में सभी एक जैसे आ गए तो क्या तुम सबको प्राइज़ दे दोगे? ये बस एग्जाम्पल था। 25,000 जैसे आप ओपन बुक हो गई, तो यार बड़े आराम से हर कोई 90-95 ला सकता है, बड़े आराम से। पॉसिबल है यार, बिल्कुल पॉसिबल है। आप खुद सोचो ना, तुमको 5 दिन के लिए पेपर दिए जाएंगे, तुमको जो करना है करो, जहाँ से आंसर लिखना है लिखना है, सब सही आंसर लिखेंगे ना, सभी सही आंसर लिखेंगे। तो यानी सबके 90-95, अब छत्तीसगढ़ वालों का जो रिजल्ट आएगा ना वो देखना, सब 90, 95, 80, 85। तो ये बच्चे जब कॉलेज में जाएंगे ना तो इतनी दिक्कत होने वाली, इतना कंपटीशन बढ़ा मिलेगा इनको कि सब खुद बोलेगे यार कि क्या डिसीजन लिया था घटिया हमारी गवर्नमेंट ने। जहाँ जो बच्चे को एडमिशन मिलना चाहिए था उसको नहीं मिलेगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। और एमपी बोर्ड वालों की बात करूँ तो जैसा आप जानते हो गवर्नमेंट पैसे देती है, तो गवर्नमेंट क्या खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी ना मानेगी। पहले उनने देख लिया पेपर हम ऑनलाइन ले रहे हैं या फिर ओपन बुक ले रहे हैं, और अब बच्चों को पैसे भी दे, किस किस को देंगे यार? सभी 90-95 आ जाएंगे। यहाँ 4 बच्चों को 25-25 दे दिए तो 1 लाख होता है। हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे अगर आ गए, 90-90 प्लस, और ये तो होना ही है अगर ऐसा कुछ हो गया, ओपन बुक वगैरह हो गया, तो 25,000 वाली स्कीम तो गई। गवर्नमेंट करोड़ों रुपए ऐसी चीज़ों पे तो नाश नहीं करने वाली ना, आप ये भी समझ सकते हो, खुद ही समझ सकते हो। एक तो आर्थिक कंडीशन ऐसी है, फिर गवर्नमेंट तुमको इतनी स्कीम्स भी देती है, इतनी योजनाएं चलाती है, तो सब आपको कुछ नहीं मिलेगा फिर। ये मेरी थिंकिंग है, आप क्या सोचते हो ये ज़रूर बताना मुझे, ठीक है ना? क्या सोचते हो आप, ये मुझे कमेंट करके बताना। ये मेरी थिंकिंग थी कि अगर ऐसा कुछ हो गया ओपन बुक वगैरह, तो हो सकता है कि आपकी जो धनराशि है 25,000 रुपये की, या बहुत सारी जो स्कीम्स है आगे फ्री पढ़ाई वाली, वो सब आपकी गवर्नमेंट आपसे छीन ले। क्या आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो? तो अब मुझे ये बात बताओ कि बेस्ट मोड क्या है एग्ज़ाम्स का। पहले तो ये बताओ कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। इतनी बातें अगर आपने मेरी सुनी है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि भाई क्या एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, यस और नो, कमेंट करके बताना। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या देना, क्या है बेस्ट मोड एग्ज़ाम का, ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना, या ओपन बुक एग्ज़ाम लेना, काय में आप एग्री करते हो, क्या आपको बेस्ट लगता है? प्लीज़ आप सबको से गाइज हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इतना लंबा वीडियो गाइज मैंने बनाया है, इतनी मेहनत करी है, तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा गाइज उसके पीछे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका जो मुझे आंसर ज़रूर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी सारी चीज़ें समझ पाए होगे, और ये जो वीडियो का मेरा इंटेंशन था ये भी समझ पाए होगे। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से इसको शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।